नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की हिस्ट्री की जो नई बुक लगी है, जो हमने प्रारंभ की थी, जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। इसका पहला पार्ट पढ़ रहे थे, उसका नाम है भारत के विकास की यात्रा 1965 से 1984। इस पार्ट को अब तक हम 2 पार्टों में पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इसरो की स्थापना और दूसरे पार्ट में हमने बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ वो पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रथम परमाणु परीक्षण से। तो देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा की समस्त कार्य विधियों की कार्यकारी संस्था परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना 1954 में हुई थी। यानी जो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1954 में। यह संस्था सन 1948 में स्थापित है। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अधीन कार्य करती है। यानी जो ये संस्था है परमाणु ऊर्जा विभाग, ये 1948 में स्थापित हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग उसके अधीन कार्य करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों का संचालन प्रधानमंत्री की निगरानी में किया जाता है। यानी जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसका जो दायित्व है या ये इसका जो कार्यभार है, वो सारा सारा पीएम की निगरानी में होता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए सन 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बनाया गया। यानी भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1948 में, जिसे कहा जाता है परमाणु ऊर्जा अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत यह तय किया गया कि परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग विद्युत उत्पादन और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, नियंत्रण एवं प्रयोग, कृषि अनुसंधान, उद्योग, चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, प्रशिक्षित वैज्ञानिकों एवं तकनीकी मानव संसाधन, कच्चा माल प्रसंस्करण, प्रविधि जानकारी, नाभिकीय घटकों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादन क्षमता का विकास अन्य आदि क्षेत्रों में किया जाएगा, जिनसे इन क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता स्थापित हो सके। यानी जो परमाणु ऊर्जा है, इनका विकास जो है, जैसे विद्युत उत्पादन करना है, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा बनानी है, इसका नियंत्रण है प्रयोग करना है, कृषि अनुसंधानों में, उद्योग में, चिकित्सा में और अन्य क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का विकास करना, जो प्रशिक्षित वैज्ञानिक और मानव संसाधन तकनीक है उनके लिए, कच्चे माल के लिए, प्रविधि की जानकारी के लिए, नाभिकीय घटकों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। भारत ने डॉक्टर होमी जागिर भाभा के नेतृत्व में अपने जो पर्यावरण कार्यक्रम परमाणु कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की थी। भाभा भारत सरकार द्वारा गठित जो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष से नियुक्त हुए। भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या कहलाते हैं? जनक या पिता कहलाते हैं। भारत के अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी जो है डॉक्टर होमी जागिर भाभा के काबिल हाथों में सौंपी। पंडित नेहरू ने घोषणा की थी कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत अपने वैज्ञानिक शोध का विकास करेगा। मुझे उम्मीद है कि भारत वैज्ञानिक, रचनात्मक और प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करेगा। आज से लगभग आधी सदी पूर्व भारत ने जो है पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंकाया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने यह करिश्मा करके दिखाया था और भारत की इस परमाणु विस्फोट से अमेरिका तक जो है वो बहुत हैरान हुआ था। सन 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद सन 1966 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब परमाणु कार्यक्रम का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ। नई उत्साह के साथ इस क्षेत्र के कई नई शुरुआत हुई। होमी एन सेठना एक रासायनिक इंजीनियर थे जिन्होंने प्लूटोनियम ग्रेड हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राजा रमन्ना ने परमाणु डिवाइस का डिजाइन और निर्माण किया। सन 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC का दौरा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां के वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की मौखिक इजाज़त दे दी। भारत ने पोखरण, जिस समय राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण फेस्ट किया, जिसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा है, 18 मई 1974 को किया गया था। परीक्षण में प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था और परीक्षण के दिन से पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया था। इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों के अंतर्गत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया और यह परीक्षण जो है भारत के
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। यह परीक्षण सैन्य स्थल पोखरण टेस्ट रेंज में सेना के वरिष्ठ ऑफिसरों की निगरानी में किया गया। इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी एन सेंटना थे, जबकि BARC के प्रमुख डॉक्टर राजा रमन्ना थे। ये दोनों वैज्ञानिक इस प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे। पोखरण फर्स्ट इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी देशों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया गया ये पहला परमाणु परीक्षण था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति में कूटनीति मंच पर महाशक्तियों के समक्ष भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। यह विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की शतरंज के लिए एक मोहरा था। अगला हमारा इसी का बिंदु है हरित क्रांति। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है। ये उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है कि भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और खाद्यान्नों का निर्यात भी कर रहा है। यानी जो MS स्वामीनाथन है, इन्हीं के कारण भारत जो है आज खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है और खाद्यान्नों को निर्यात भी करता है। हरित क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी से उबार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया। यानी जो हरित क्रांति, इसी कारण भारत जो है दुनिया में आत्मनिर्भर बना और 25 वर्ष से कम समय में भारत आत्मनिर्भर बना। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण कार्यक्रम ने डॉक्टर स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। यानी कृषि क्रांति आंदोलन का नेता कहा जाता है। देश में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। किसी भी समाज के लिए खाद्य सुरक्षा एक अप्रिय आवश्यकता है। यानी कोई भी समाज है उसमें जो भोजन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को संज्ञान में रखते हुए यह कहा जाता है कि कहीं भी होने वाली खाद्य असुरक्षा सर्वव्यापी शांति के लिए खतरा है। यानी जहाँ पर भी भोजन की कमी होती है वहाँ पर मतलब शांति नहीं रहती है। भारत सदैव से अकाल एवं सूखे का देश रहा है। यानी भारत में बहुत बार अकाल व सूखा रहा है। भारत में 11वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य 14 अभिलेखित अकाल हुए। यानी 11वीं से 17वीं शताब्दी में जो 14 अभिलेखित यानी लिखे गए हैं कि ये 14 अकाल पड़े हैं। अंतिम प्रमुख अकाल भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ठीक 4 वर्ष पूर्व यानी सन 1943 में बंगाल में पड़ा था और स्वतंत्रता के पश्चात सन 1966 में बिहार का काल, 70 और 73 में महाराष्ट्र और 1980 में पश्चिम बंगाल में सूखा पड़ा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब भारत में कृषि अपने सबसे खराब दौर से गुजरी थी। यानी उस समय भारत की जो कृषि की हालत है वो सबसे खराब दौर में थी। अतः यह स्वाभाविक है कि खाद्य सुरक्षा स्वतंत्र भारत की कार्यसूची में प्रमुख मुद्दा बनी। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय समस्त व्यक्तियों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार की प्रति भौतिक एवं आर्थिक पहुँच से है, जिसके माध्यम से वह एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन निर्वाह के लिए अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। खाद्य सुरक्षा के 3 मुख्य स्तंभ है। एक तो खाद्यान्नों की भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्न के प्रति सामाजिक और आर्थिक पहुंच एवं खाद्य उपभोग करना। खाद्य सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता एवं खतरे ने जहां एक और 1970 के दशक के मध्य में हरित क्रांति को जन्म दिया था। स्वप्राप्तता, उपलब्धता एवं खाद्य आधिक्य की दशा प्रदान की। वहीं दूसरी ओर सरकार ने व्यापारियों द्वारा जो स्वयं के लाभार्जन के लिए खाद्य संचय पर रोक लगाने के लिए अधिनियमों द्वारा नकेल लगाने का भी प्रयास किया। इसी प्रकार भारतीय कृषि परंपरागत जीवन निर्वाह क्रिया से परिवर्तित होकर जो है बहुआयामी उद्यम भी बन गई। यानी पहले क्या ये जीवन निर्वाह प्रक्रिया थी, उसके बाद ये जो है उद्योग बन गई। पूर्ण खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार ने हरित क्रांति तकनीकों को जो है तीव्रता से प्रसार किया। सौभाग्यवश आज के भारत में इस प्रकार की खाद्य असुरक्षा नहीं है। सन 67-68 से 77-78 के मध्य हरित क्रांति की जो तीव्रतम प्रसार ने भारत को जो एक खाद्य अप्राप्य राष्ट्र से विश्व के प्रमुख कृषि राष्ट्रों में स्थान प्रदान करवाया था। भारत के उन कुछ राष्ट्रों में से है जहां हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही है। भारत में हरित क्रांति की सफलता की यात्रा किस प्रकार है, देखिए। पहला, भारत विश्व के 15 अग्रणी कृषि उत्पादक निर्यातों में से एक है। कुछ विशिष्ट उत्पादन जैसे तिलहन, चावल, विशेषकर बासमती चावल और कपास में भारत की जो निर्यात क्षमता है वो बहुत प्रशंसनीय है। भारत का कृषि निर्यात जो है संपूर्ण विश्व के व्यापार का 2.6% है। WTO की 2012 की रिपोर्ट है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात सन 2008-09 में 9.10% से सन 12-13 में 4.10% हो गया।
भारत के कृषि एवं सहायकी क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में सन 2009-10, 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 में 16 क्रम से मतलब 9-10 में था 14.6, 10-11 में था 14.56, 11-12 में था 14.4, 12-13 में था 13.9 और 13-14 में हो गया 13.9 का योगदान दिया। कुल खेतीहार क्षेत्रफल है 198.9 मिलियन हेक्टेयर। भारत के कृषि उत्पादों और निर्यातों में सन 2011-12 से 12-13 के मध्य जो है 24% की बढ़ोतरी हुई। कुल निर्यातों में कृषि उत्पाद निर्यात का प्रतिशत सन 11 और 12 में 12.8 से बढ़कर सन 12 और 13 में 13.1% हुआ। प्रति व्यक्ति प्रति खाद्यान्न उपलब्धता जो है सन 1951 में 349.9 ग्राम से बढ़कर 2011 में 426.9 ग्राम हो गई थी। औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के बाद जो है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बनी। भारतीय कृषि में अनेक क्षेत्रों में वृद्धि करती जैसे बागवानी है, फूलवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि है। भारतीय मानसून की जो प्रकृति है वो अत्यधिक अनिश्चित और अनियमित है। ऐसे में HYEV बीजों की जो सिंचाई है उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इन बीजों से फसल प्राप्ति है तो समय समय पर जो है उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग भी वांछनीय यानी जरूरी है। अतः सिंचाई साधनों के लिए नहर सिंचाई, पंप सेट, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट फंड इत्यादि साधनों के विकास एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में खाद्यान्नों का कुल सिंचित क्षेत्र सन 1970-71 में मात्र 24.1% था, जो अब बढ़कर 48.3% हो गया है। कृषि व्यापार विकास एवं सहायता कानून 1954 पर अमेरिकी के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनर ने हस्ताक्षर किए थे, जो कि एक शांति के लिए भोजन कार्यक्रम था। सामान्यतः यह कानून जो है 480 या PL 480 नाम से जाना जाता है। PL 480 अमेरिकी राष्ट्रपति को मित्र राष्ट्रों को रियायतें, अनुदानों, शर्तों पर अधिशेष वस्तुओं के लादान हेतु अधिकृत करता है। इस कानून के तहत अमेरिका भोजन का उपयोग विदेशी सहायता के लिए किया जा सकता है। भारत ने PL 480 योजना के तहत सन 56 से अमेरिका से जो है आयात करना शुरू किया था। ऐसे परिदृश्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न में आत्मपूर्णता नीति विदेश नीति की जरूरत बन जाती है। नई कृषि रणनीति पूर्णतः अमल में लाई जाने लगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी ने, जो शास्त्री जी के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री बनी थी, भारतीय कृषि की इस नई रणनीति को तैयार करने में, अमल लाने में पूर्ण समर्थन दिया था। हरित क्रांति ने भारत की अनाज की कमी वाले देशों से, जिसमें खाने के लाले पड़े रहते थे, एक ऐसे देश में बदल दिया जो आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट हो गया। यहाँ तक कि अनाज इकट्ठा भी होने लगा। यह परिवर्तन उन महत्वपूर्ण तकनीकी और सुधारों जो खासतौर 60 के मध्य से भारतीय कृषि में अपनाए गए। भारत में सर्वप्रथम सन 1960-61 में एक कार्यक्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से देश के 7 चुने गए जिलों में अपनाया गया। वर्ष 60-61 में 3 जिलों में, 62-63 में 4 जिलों में इसकी शुरुआत हुई। इन 7 जिलों में राजस्थान का पाली जिला भी शामिल था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध करवाना एवं केंद्रित प्रसारों से दूसरे क्षेत्रों की गहन खेती का जो है ढांचा तैयार करना था। भारत में 60 के दशक में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने संस्करण द्वारा यानी ब्रीडिंग द्वारा गेहूं की जो अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हैं वो विकसित की। इनकी प्रति हेक्टर उपजाऊ क्षमता 60 से 50 क्विंटल थी। ऐसी स्थिति धान की प्रजातियों की भी रही। फलस्वरूप 60 के दशक में यानी 66-67 में कृषि में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसके चलते खाद्यान्न में देश आत्मनिर्भर बना, जिसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक अमेरिका के डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाता है और साथ में ही भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी। फसल की अच्छी किस्मों के बीज, रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयाँ, मिट्टी के प्रयोग की सुविधाएं, कृषि शिक्षा कार्यक्रम, संस्थागत कर्जे, ट्रैक्टर, पंप इत्यादि जैसी सुविधाएं उन क्षेत्रों को दी गई जहाँ सिंचाई एवं प्राकृतिक तथा अन्य किस्म की अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध थी।
कृषि में सरकार निवेश काफ़ी बढ़ गया। खेती को दी जाने वाली संस्थागत वित्तीय मदद से सन 1967 से 73 के बीच दुगनी हो गई। कृषि मूल्य आयोग की कोशिश ये रही कि किसानों के लिए निरंतर उत्पादक मूल्य के जरिए बाजार की गारंटी भी दी जाए। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धि, भोजन की कीमतों में तुलनात्मक कमी, कृषि तथा गैर कृषि रोजगार पैदा करने, वेतन में वृद्धि इत्यादि के जरिए भी दिखाई पड़ता है। भारतीय जनसंख्या का काफ़ी बड़ा भाग 2/3 से भी अधिक उपज जो है आज भी जो है कृषि पर निर्भर है। भारत में हरित क्रांति की फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में भी काफ़ी वृद्धि हुई और अब भी जो है नई तकनीक से गेहूँ 2.5 गुना, धान में 3 गुना, मक्के में 3.5 गुना, ज्वार में 5 गुना, बाजरे में 5.5 गुना उत्पादन वृद्धि की संभावनाएं है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने 2 पॉइंट देखे, एक तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण और दूसरा हरित क्रांति। अगले वीडियो में हम जो है 2 पॉइंट और देखेंगे, श्वेत क्रांति, और उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।